पाकिस्तान के अंदर जो दो जगह हैं उन्हें ही सीधे सीधे इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर नेपाल की तो क्या कोई खैर ही नहीं है? कौन पूछ रहा उससे? नहीं, देखिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जहां भी इंसानियत के लिए जरूरत है वहां पाकिस्तान बिल्कुल खड़ा है, खड़ा होता है, खड़ा रहेगा। बाकी अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो कुछ बातें की हैं कि जिस तरह से हमारी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं और नेपाल के साथ, तो उसको उन्होंने बयान कर दी कि किस तरह से जनाब उनके गोरखा आपकी फौजें भर्ती हैं। जो 40% जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं नेपाल के, वो ज़्यादातर इनके रॉ के लिए काम कर रहे हैं। उसमें से जो आप अगर देखेंगे जाके, तो उसमें से जो है 40% में से 20% तो रॉ में भर्ती हुए हूँ। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरा तो क्योंकि ताल्लुक रहा है, ब्रिगेडियर साहब को शायद पता है। तो ये जो डेस्के हैं, इन पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको इन डेस्कों पे यही मिलेंगे नेपाली। तो लेकिन बहरहाल अभी उनके साथ जो भी मसला हुआ है, तो वी आर स्टैंडिंग विद देम, और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे सिंपैथेटिक आप कह लें कि एक मैसेज भी किया है और उनसे कंडोलेंस की इस चीज़ की जो उनकी यहाँ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और बाकी ज़ाहिर है चाइना हमारा ब्रदर है, उसके साथ तो 4 लफ्ज़ ज़्यादा बोल दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन आरोप तो यही लग रहे हैं ना मेजर शेख नदीम की हिंदू राष्ट्र होने की वजह से इसलिए पाकिस्तान उसे दरकिनार करते जा रहा है, इसलिए बदली हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हमने कोई बदली भाषा नहीं, हम तो तैयार हैं हर जगह जहां भी हेल्प के। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन मिशंस करता है पूरी दुनिया में जाकर, तो यहाँ पे भी हम करने को तैयार हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मैंने बताया कि ब्रिगेडियर साहब ने क्योंकि अभी बात छेड़ी, तो मैंने उसको आपको बता दिया कि वहाँ उसको एक नेपाल को यूज किया जाता है एक जंप ऑफ पॉइंट के तौर पर। और वहां से आप देखिए कि जो पाकिस्तानी भी कभी वहां पे गए हैं, चाहे वो माउंटेनियर्स हो या वो, उनके साथ क्या सलूक हुआ है या उनको किस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, तो ये ब्रिगेडियर साहब को सारी चीजें पता होंगी। मैं यहाँ पे बयान करने के लिए नहीं बैठा, आपकी बात का जवाब मैंने इशारा दे दिया। ब्रिगेडियर, देखिए, मैं मेजर साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। गोरखा एक ऐसी कौम है, एक ऐसी लड़ाकू और बहादुर कौम है, और वो है कि वो कभी भी, मैं कहता हूँ, अपनी जान दे देगा, लेकिन कभी किसी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। और इतिहास और तारीख गवाह है इसका। क्योंकि आपको याद होगा फील्ड मार्शल मानेकशॉ का ये शब्द, कहता है, या तो अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। पहली बात। दूसरी चीज, देखिए, पाकिस्तान ने खुद, जब वो इंडियन एयरलाइंस हाईजैकिंग हुआ था, तो नेपाल की सरजमी को इस्तेमाल किया था दहशतगर्दी के लिए। नेपाल के थ्रू, क्योंकि बॉर्डर पोरस है, क्योंकि हमारे रिश्ते नेपाल से भाईचारे के हैं, एक अच्छी फ्रेंडशिप के हैं, तो बॉर्डर पे कोई ज्यादा इतनी वहां स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो वहां से कई इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान ने हमेशा उनको वहां से अपना जो भारत में दाखिल किया गया। गोरखा सोल्जर कभी न, तो देखिए, रॉ के लिए अगर कोई काम करना है तो इंडिया में उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। मतलब एजेंट्स रखना इंटेलिजेंस एजेंसीज का, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर जॉब। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इस तरह के एजेंट्स रखते हैं, और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके भी सोर्सेज होते हैं। तो इन सब चीजों पे ये दिखाना कि साहब गोरखा रॉ में काम कर रहे हैं, गोरखा, मैं कहता हूं कि बहुत ही मतलब मैं गोरखा की बात नहीं कर रहा, जो 40% नेपाली काम कर रहे हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि नेपाल किस तरह से यूज होता रहा है, आपके तरफ से भी और हम दूसरी तरफ से भी। क्योंकि ये जिस तरह से जंक्शन पर है, आपने जरूर देखा होगा अपने सर्विस के दौरान भी, और कि किस तरह से यहाँ से ताने बाने चलते रहे हैं, तो अभी भी वही चल रहे हैं। इसीलिए मैं खाली आपके साथ क्योंकि बात कर सकता हूँ छोटी मोटी, तो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, मैं बाकी के साथ क्या बात करूँ। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे किस तरह से वो काम हुआ है। फिर दूसरी बात ये कि देखिए, चाइना भी का भी वहाँ बड़ा सरोसलूक है, आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है वो ठीक है। मेजर शेख नदीम का भी फ्रेम चला गया है। लेकिन अगर आप देखें तो दूसरी तरफ चीन भी तो यही कह रहा है अमिताभ जी कि वहाँ पर ना तो कोई झील फटी है बल्कि ओवरफ्लो हुई है, हमारे पास ना ऐसा कोई वक्त नहीं था, 45 मिनट का जो वक्त हमारे पास शेष था हम उसमें बता देते। तो कहीं कल के दिन इसी नैरेटिव के साथ पाकिस्तान भी तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया जान रही है कि क्या हुआ। 45 मिनट का टाइम था, लेकिन फिर भी बताया नहीं गया नेपाल को कि आपकी तरफ क्या आ रहा है।
जी, इस बारे में खबरें तो आ रही हैं कि वो बताया नहीं गया, समय पे बता दिया जाता तो कम से कम जानें बचा ली जाती। इस लिहाज से चीन के ऊपर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है, और वो किसी की बात सुनेगा या मानेगा या इस आधार पे, मानवीय आधार पे सहायक होगा, मुझे नहीं लगता कि चीन के साथ भी ऐसा सोचा जा सकता है। और अभी बता रहे थे महानुभाव, इंसानियत की बातें कर रहे थे पाकिस्तान की। सारी दुनिया में शरीर पे बम बांध के और फटने के लिए घूमते हैं वो लश्कर तैयबा और ये सब जो वहाँ पे ढेर सारे संगठन है, वहाँ पे आतंकी संगठन पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इंसानियत की बात ये किस आधार पे करते हैं? ये तो कर ही नहीं सकते। वहाँ बैठ करके इनके जो वो आतंकी गिरोह हैं, और दुनिया में भारत को खत्म कर देंगे, भारत में बम फोड़ने के लिए भारत में गिरोह भेजते रहते हैं, आतंकवादियों को भेजते रहते हैं, ये किस आधार पे बात करते हैं? उनको ये प्रश्रय देते हैं, उनके लिए सारा इंतजाम करते हैं तरह तरह के। अपनी जनता के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बारूद इनके पास पूरा मौजूद रहता है। वो भारत में आए और भारत में आके बम बन के फटे, बगैर एविडेंस के बात करना और बगैर किसी गवाही के एविडेंस के, ऐसे तो मैं भी बात कर सकता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि जी हो सकता है आप जो है ना वो हिंदुत्व के होंगे और आप भी कोई दहशतगर्द होंगे, कोई वो जो आतंकवादी शक्ल से लग रहे हैं, मैं भी कह सकता हूँ। बात होती है दलाइल के साथ, सबूत के साथ, एविडेंस के साथ। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप भी ढूंढें कि दुनिया में कोई एक मुल्क तो आपके साथ खड़ा हो जाए। चले नेपाल को ही खड़ा कर लें कि नेपाल का फॉरेन ऑफिस ये कहे कि जनाब हमने डोजियर पढ़ा जो इंडिया ने हमें दिया, और हम जनाब पाकिस्तान को कंडेम करते हैं। हमें पता चल गया कि पाकिस्तान ने ये अटैक्स किए हैं और स्टेट स्पॉन्सर टेरर। देखिए जो मुल्क करता है तो पूरी दुनिया में उस पर एक इल्जाम लगता है, पूरी दुनिया लगाती है, और वो कहलाती है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। पाकिस्तान पर आज तक ये इल्जाम सिर्फ भारत लगाता रहा, तो भारत झूठ भी तो बोल सकता है। का जमाना गया, आपको हमेशा डोजियर देते थे। अभी हमने सही ढंग से डोज दिया जब आपके 10 आतंकी ठिकाने हमने उड़ा दिए। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हमने आतंकी ठिकानों को उड़ाया, और वो सबके सामने गवाह बना कि आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप था। उन कैंपों को हमने उड़ा के दुनिया के सामने रख दिया कि देखो ये क्या करते हैं, कैसे लोगों को, बच्चों को बरगला करके बच्चों को सही एजुकेशन देने के बजाय उनको आतंकी बनाते हैं। हमने तो दुनिया के सामने रख दी सारी चीजें, और सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। आज आपकी जो हालात है, आपके सारी दुनिया में आपके हालात ये हैं, बारूद पे पैसा खर्च करते हैं आप, और अपने बच्चों के खाने पे पैसा नहीं खर्च करते। आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें कुछ दे दो, सारी दुनिया से मांगते फिर रहे हो आप। आपने अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर ली आतंक के पीछे। कितनी भयानक बात है, एक ऐसा देश जो सारी दुनिया को आतंक सप्लाई करता है। सबसे ज्यादा आतंकी संगठनों के ऑफिसेस, हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। ये पूरा रिपोर्ट आया हुआ है। आपको कैसे, आपको समझ में नहीं आती है चीजें? सारी दुनिया बता रही है आपको, और आपको पता नहीं होता। कमाल की बात है। समझ में भी आती है, वो मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं, बस कभी कभी वो अपना पक्ष कमजोर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन बातों पर रिजिड हो जाते हैं। सच यही है। और कई बार आपने अपनी डिबेट्स में ये स्वीकार किया कि हाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है। लेकिन दामोदर जी, अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से बाढ़ आई, अभी भी हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं फ्लैश फ्लड की, जिस तरीके से पूरा का पूरा नेपाल इस त्रासदी का शिकार हुआ है। अभी भी बताया ये जा रहा है 550 लोग मारे गए हैं, 1500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अभी उनका कोई पता भी नहीं चल रहा है। और किसी देश की तरफ से क्या मदद नहीं आनी चाहिए थी? भारत तो सबसे पहले जाकर के खड़ा हो गया। सिर्फ शब्द क्यों नहीं लोग भेजे गए? पाकिस्तान भी तो अपने लोग भेज सकता था। मीनाक्षी, नेपाल के साथ पूरे भारत की सहानुभूति है। भारत के लोगों के ट्वीट देखें, उनके सोशल मीडिया स्टेटस देखें, जो कुछ भी जिससे बन पा रहा है, क्योंकि पता है नेपाल इस समय, मौजूदा समय में अपने भीषणतम त्रासदी से जूझ रहा है। मानवीय संकट यूं कहें कि ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और कुछ डोनाल्ड ट्रंप वगैरह जिस तरह से ट्वीट आए हैं, लोगों की संवेदनाएं हैं नेपाल के लोगों के साथ। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे जब तक उसे कुछ वहां पे अपने दोहन के लिए नहीं मिलेगा, अपने लिए कुछ सियासत की फायदे के लिए कुछ नहीं होगा, वो नेपाल क्या किसी भी मुल्क के साथ नहीं खड़ा हो सकता। इनकी हिस्ट्री इस बात की गवाह। मेजर साहब, आप बता दीजिए, जिस प्रांत से आपके सिंजियांग प्रांत की जहां बातें हो रही हैं, वहां पे उज़ैर मुसलमानों की जब बात कर रही थी मीनाक्षी, तो आप कह रहे थे नहीं ऐसा है वैसा है। अब बताइए, आपका जो BRI प्रोजेक्ट है या CPEC है, वहीं से शुरू होता है। कभी आपने उनकी बातें करी?
और एक चीज और आप कह रहे थे कि चाइना के साथ ये सब कहानियां, हमारे बारे में किसी ने आज तक टेररिस्ट स्टेट की बात नहीं करी। पाटा की ग्रे लिस्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। मौलाना मसूद अजहर को यूएन पे जब वीटो किया चाइना ने 2020 पे, तो वो कौन सा मुल्क था? ये किस किस देश के बारे में बातें हो रही थी? इतनी सारी हिस्ट्री है, उसके बारे में क्या ही बात करें कि आपके मुल्क को टेररिस्ट से स्पॉन्सर करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बार बार ये पूरे टीवी डिबेट में कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पे एबटाबाद में छुपा हुआ था। तो ये सब बातें तो करने से कुछ, पैरेलल बोलने से कुछ नहीं होगा। ये तारीख गवाह है, पूरी दुनिया जानती है। और इसके बाद आपका जो पैरेलल बोलना है वो बताता है कि आपके पास तर्क नहीं है। जब तर्कहीन बातें करते हैं तो आप में नहीं बनी, सिर्फ आप चिल्ला ठीक है। दूसरी बात ये, एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट पे डाला था, इल्जाम नहीं लगा, एक इल्जाम था और बाद में क्लियर हो गया। जनाब उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया आपको ब्लॉक करता है, लेकिन इल्जाम नहीं लगाया। किसी और मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाल सकता है, भारत जैसे मुल्क को ग्रे लिस्ट में डालने का क्या मतलब? क्योंकि आप डेफिनेशन पढ़ें, या तो मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ तो फौज में अफसरों को मेजर साहब लेफ्टिनेंट कर्नल बनने से पहले बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, एग्जाम होता है। आप लोग पढ़िए, वहाँ पे जाके पढ़ाई ये सब होती है। ब्लैक में आने वाले, हम ग्रे में आए थे डाउटफुल। पाटा की ग्रे लिस्ट में नाम आने का मतलब क्या था? क्लियर है, उन्होंने कहा क्लियर है। आप तो ब्लैक में जाने वाले 4 साल से ज्यादा वक्त पाकिस्तान पाटा की ग्रे लिस्ट में रहा। आप तो बहुत सारी जगह पर मेजर शेख नदीम, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जा करके वहाँ पर आप बहुत सारे, सुनिए मेजर शेख नदीम, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जा करके लेक्चर देते हैं, वहां पर लोगों को आर्थिकी से जुड़े हुए लेक्चर देते हैं, और आप भारत के लिए कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है वो देश जो चौथे नंबर पर है पूरी दुनिया में, और वो ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है। आपको और बेहतर काउंटर नहीं मिला? झूठ है ये, आप लोगों को झूठ दिलाया हुआ है। वो धारावी वाले भी कहते हैं यार कौन से चौथे नंबर पे। देखिए, अरे धारावी साहब देखिए, धारावी देखिए, धारावी में कोई घर नहीं मिलेगा आपको बिना एसी और टीवी का। साउथ एशिया में पूरे साउथ एशिया के मुल्कों का नेतृत्व करता है और उसी काबिलियत के दम पे नेपाल के साथ खड़ा है। वहां पे त्रासदी हुई तो भारत ने छड़ी भी ये नहीं सोचा कि हमें क्या करना। हमारे यहाँ प्रॉपर एसडीडीआर की मानवीय संवेदनाओं के लिए हम कभी राजनीति नहीं आगे लाते। हमारे यहाँ से एयरफोर्स के पास, हमारी फोर्सेस के पास जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं तुरंत मोबिलाइज किए गए, और वो वहाँ नेपाल में पहुंचे। नेपाल की जनता भी ये बात जानती कि उनके ऊपर जब भी कोई त्रासदी होगी, भारत को पहला देश होगा जो उनके साथ बिना किसी शर्त के खड़ा होगा, बिना किसी शर्त के। और केवल सरकार नहीं, यहाँ कब्जा करेगा। नेपाल के भाइयों की इतनी इज्जत है, कब्जा करेगा, इज्जत है, आप नहीं जानते। हम फौजी, हम तो खैर चलिए, दत्ता साहब बोल रहे थे जो बात बिल्कुल सही, और आप उसमें ढूंढ रहे थे राके एजेंट होते हैं नेपाल। कैसी बात है? क्या एक बहादुर सैनिक होते हैं। कारगिल की जंग हो 1971 को, हमारी जो गोरखा रेजिमेंट से उनका इतिहास भरा पड़ा है। लड़ाई में पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने धूल चढ़ाई, और पाकिस्तान, ये सब समझ में आता है आपके ट्वीट से। आपको पता है कि नेपाल के जो गोरखा सैनिक है, भारतीय सेना की तरफ से आपके सैनिकों से, आपके टेररिस्ट हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, और उन्हें पता है, और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी। कोई शक नहीं कभी। 1500 साल हमने आप पे हुकूमत की है, आपको भी अच्छी तरह से पता है हुकूमत करने लगे कौन से गोरखा, कौन से मराठे, कौन से तमिल, कौन से कहाँ खड़े थे। आप हंस रहे हैं, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। 1500 साल की जो पीढ़ियां हैं वो रिक्शा चला रही अपनी हिस्ट्री, आपने अपनी हिस्ट्री 47 से रखी हुई है। ईद पे आप भूल जाते हैं, जकात आप भूल जाते हैं, बातें करते हैं। आपकी बातें सुने तो ऐसे ही लगता है मरहटा, गोरखा और ये सारे तामिल। ये आप जरा जाए 1500 साल पीछे जाके देखें कहाँ छुपते थे ये लोग, ये कैसे कहाँ लेके जा रहे हैं आप? 1500 साल और 1200 साल ये सब मनगढ़ंत कहानियां कहाँ से लेके आते हैं आप? 4 लोग जितने भी मुगल थे, उनकी जो सल्तनत और जो उनकी पीढ़ियां आज भारत में, वो सब जकात मांगती हैं। इस पे बैठ के देखिए बहादुर शाह जफर के घराने के लोग कहाँ हैं, ढूंढिए जाके आप। अलेक्जेंडर को आगे नहीं जाने दिया हमने, शुक्र करो अलेक्जेंडर को यही मुल्तान में पकड़ लिया। आप लोग के पास तो महमूद गजनवी जाता था, 4 घोड़ों पर तो रास्ते दे देते थे कि जाओ जी आगे बॉम्बे की पोर्ट तक चले जाओ, कोई फौज के पीछे जाओ। 1500 साल ये 71 वगैरह। आप 15 सुनिए, आप 2000 साल पहले भी चले जाएंगे तो आपको जो इतिहास मिलेगा वो सम्राट विक्रमादित्य का मिलेगा, अशोक मौर्य का मिलेगा, शिवाजी महाराज का मिलेगा, समुद्रगुप्त मौर्य का मिलेगा, आपको ये इतिहास मिलेगा। लेकिन आपने वो इतिहास पढ़ा ही नहीं, आपने मुगलों का इतिहास पढ़ा। वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं,
बिल्कुल सही कह रहे हैं दामोदर जी की। अब वो बैठ करके सिर्फ और सिर्फ ईद के वक्त में नजर आते हैं, जो कि भीख मांगते हुए नजर आते हैं, और आजकल रिक्शा चला रहे होंगे बाकी टाइम में। कैसी बातें करते हैं मेजर शेख नदीम, थोड़ा सा तो आप तो कम से कम इस तरीके से 2000 साल 1500 साल पहले पीछे जाकर के आज के भविष्य को लिखने की उम्मीदें रखते हैं। आप आज का पाकिस्तान लिखना चाहते हैं 1500-2000 साल पीछे जाकर के। इसी भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, और यही भारत हुआ करता था सोने की चिड़िया, और उस भारत से कंपैरिजन मुगलों का। सीरियसली उसी टुकड़े पर हैं आप जो भारत से कट के मिला है आपको। काबिलियत को भारत में कभी नहीं रोका गया। आज का क्या मेजर नदीम शेख, आज का क्या? आज आपको लगता है कि आपके देश की तरफ से जो पत्र भेजे हैं, सुनिए मेजर शेख नदीम, आई अंडरस्टैंड कि हर देश के साथ आपके रिश्ते अलग हो सकते हैं। चाइना आपके यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना के कर्ज के जाल में आप फंसने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इंसानियत का रिश्ता सबके साथ। ठीक है मेजर शेख नदीम, सवाल सुनिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।